सेप्टिक शॉक ये शब्द सुनते ही किसी भी डॉक्टर के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक जानलेवा स्थिति है। मृत्यु दर 40 से 60% तक हो सकती है और आईसीयू में भर्ती होने का एक बहुत ही आम कारण है जी। ऐसी गंभीर हालत में वैसोप्रेसर्स, मतलब वो दवाएं जो ब्लड प्रेशर को ऊपर उठाती हैं, वो सचमुच जीवन रक्षक साबित होती हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि कौन सा वैसोप्रेसर चुनें, कब शुरू करें, कैसे दें, और फिर जब मरीज ठीक होने लगे तो बंद कैसे करें। ये रोज के काम में आने वाले बड़े सवाल हैं। सही कहा। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर 3 मुख्य दवाओं पर फोकस करते हुए: नॉरएपिनेफ्रिन यानी NE, एपिनेफ्रिन यानी EPI और वैसोप्रेसिन यानी VP। और हमारे पास इसके लिए काफी सारे महत्वपूर्ण अध्ययन हैं, है ना? मेटा विश्लेषण हैं जिनमें हजारों मरीजों का डेटा शामिल है, क्लिनिकल ट्रायल हैं और बच्चों और वयस्कों दोनों पर शोध किया गया है। जी हाँ। और इसमें ये भी देखा गया है कि इन दवाओं को बंद करने का, मतलब वीनिंग का, सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। तो हमारा मकसद साफ है, जो डॉक्टर्स सेप्टिक शॉक का इलाज कर रहे हैं उनके लिए इन सब स्टडीज से निकले जो सबसे नए और जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें सामने रखना। कोशिश यही रहेगी कि वेसोप्रेसर्स शुरू करने और उन्हें सेफ तरीके से बंद करने के जो ऑप्शंस हैं, उनको लेके जो भी कंफ्यूजन है उसे सुलझाया जा सके। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोदा लगाते हैं और देखते हैं कि सबूत हमें क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं वयस्कों से। आमतौर पर गाइडलाइंस कहती हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन NE पहली पसंद होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्यों NE को ये दर्जा मिला है? इसके पीछे काफी ठोस सबूत है। जैसे वो जू एटाल का बड़ा मेटा विश्लेषण था और ओवनी एटाल का NIHR सारांश है, उनमें ये साफ दिखता है। अच्छा। सबसे बड़ा और शायद सबसे पक्का सबूत तब मिलता है जब NE की तुलना पुरानी दवा डोपामाइन से की जाती है। इन विश्लेषणों ने एकदम क्लियर दिखाया कि NE इस्तेमाल करने वाले मरीजों में 28 दिन के अंदर मौत का खतरा कम था, करीब 11% की कमी। 11% मृत्यु दर में। ये तो काफी अहम बात है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेफ्टी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा फायदा दिखा। इरिथमेरा, मतलब दिल की धड़कन का खतरनाक तरीके से अनियमित होना, इसका खतरा NE के साथ काफी कम पाया गया। कितना कम? अलग अलग विश्लेषणों में ये खतरा लगभग आधा या 2/3 तक कम था। मतलब रिस्क रेशियो 0.54 या 0.34। सीधा सीधा मतलब है कि डोपामाइन की जगह NE चुनना सिर्फ बेहतर नहीं, बल्कि इससे जान बचने की संभावना बढ़ती है और दिल की धड़कन की गंभीर समस्याओं का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है, खासकर वो एरिथमिया वाला पॉइंट। वो तो अपने आप में एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा, और जब NE की तुलना दूसरे वैसोप्रेसर्स जैसे एड्रेनालिन, EPI या वैसोप्रेसिन VP से की गई, तब क्या मिला? यहाँ पर मामला थोड़ा कम साफ है। एक जू एटाल और अवनी एटाल के मेटा विश्लेषणों में जब NE की तुलना EPI, VP या फेनिलेफ्रीन जैसी दवाओं से की गई, तो मृत्यु दर में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर नहीं मिला। कोई अंतर नहीं मिला? हाँ, मतलब इन स्टडीज की बेस पर हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि NE इन दवाओं से मृत्यु दर कम करने में बेहतर है। तो फिर NE को पहली पसंद क्यों माना जाता है अगर मृत्यु दर में साफ फायदा नहीं है दूसरी दवाओं के मुकाबले? देखिए, इसके कुछ कारण हैं। एक तो डोपामाइन पर इसकी जो सुपीरियोरिटी है वो तो पक्की है। दूसरा, हालांकि मृत्यु दर में सीधा अंतर नहीं दिखा, एक्जू एटाल के विश्लेषण में एक और हिंट मिला। NE लेने वाले मरीजों का ICU में रहने का समय औसतन करीब 1 दिन कम था। अच्छा, ICU स्टे कम हुआ। हाँ, और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, सेफ्टी प्रोफाइल। जैसा हमने देखा, NE का अरिथमिया रिस्क डोपामाइन से काफी कम है और दूसरी दवाओं, खासकर एपी की तुलना में भी इसका सेफ्टी प्रोफाइल आमतौर पर बेहतर माना जाता है। तो कुल मिलाकर भले ही मृत्यु दर का फायदा दूसरों पर उतना साफ ना हो, लेकिन सेफ्टी और ICU स्टे जैसे फैक्टर्स को देखते हुए NE पहली पसंद बन जाता है। समझ गया। तो सबूत डोपामाइन के मुकाबले बहुत स्ट्रांग है और दूसरों के मुकाबले थोड़े कम पक्के होते हुए भी पूरी तस्वीर NE के पक्ष में जाती है। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सवाल, क्या NE ब्लड प्रेशर के टारगेट मैप को हासिल करने में दूसरों से बेहतर है? क्लिनिकली तो हम यही करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। ये एक दिलचस्प बात निकली थी जू एटॉल के मेटा विश्लेषण में। उन्होंने पाया कि टारगेट MAP
यानी मीन आर्टीरियल प्रेशर अचीव करने के रेट में एनी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जिसमें दूसरे वैसोप्रेसर्स या प्लेसिबो थे, के बीच कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर नहीं था। कोई अंतर नहीं। ये तो थोड़ा अजीब है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। इस विश्लेषण में शामिल स्टडीज के बीच काफी ज्यादा भिन्नता थी, जिसे हम हेटेरोजेनिटी कहते हैं। आई स्क्वायर वैल्यू 92% थी। हेटेरोजेनिटी, इसका सरल शब्दों में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अलग-अलग स्टडीज के नतीजे इस मामले में काफी अलग-अलग थे, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। जब इतनी ज्यादा हेटेरोजेनिटी होती है तो सभी स्टडीज को मिलाकर जो एवरेज नतीजा निकलता है उस पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। हो सकता है कि मैप टारगेट तक पहुंचने में दवा के अलावा दूसरे फैक्टर्स, जैसे मरीज को कितना फ्लूइड दिया गया या इन्फेक्शन पर कितना कंट्रोल हुआ, वो ज्यादा मायने रखते हों, या फिर अलग-अलग स्टडीज में टारगेट ही अलग-अलग रखे गए हों। तो इस पहलू पर एनी की सुपीरियॉरिटी साबित नहीं हुई। ठीक है, तो वयस्कों के लिए एनी का पलड़ा भारी लगता है, खासकर सेफ्टी और डोपामाइन की तुलना में प्रभाव के कारण। लेकिन अब बच्चों की बात करते हैं। यहाँ मामला हमेशा से थोड़ा ज्यादा बहस वाला रहा है ना? बिल्कुल। कुछ गाइडलाइंस ईपीआई का सुझाव देती हैं, कुछ नेनी का। ऐसा क्यों? बिल्कुल। बाल चिकित्सा में ये एक बड़ी पहेली रही है। वयस्कों के उलट बच्चों में सेप्टिक शॉक अक्सर कोल्ड शॉक की तरह होता है, जिसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। हाँ, कार्डियक आउटपुट कम। जी, इसलिए एपिनेफ्रीन ईपीआई, जिसमें नॉरएपिनेफ्रीन की तुलना में ज्यादा मजबूत आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, मतलब दिल की सिकुड़ने की ताकत बढ़ाने वाला असर, उसे लॉजिकली बेहतर ऑप्शन माना जाता रहा है। लेकिन हाल ही में आइजनबर्ग एट आल का एक अध्ययन आया है जिसने इस सोच पर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अच्छा, इस अध्ययन में ऐसा क्या खास था? ये एक रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी थी, मतलब उन्होंने पीछे जाकर मरीजों के रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन उन्होंने बहुत एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल तरीके इस्तेमाल किए, जैसे प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग और आईपीटीडब्ल्यू। प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग, ये क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी जहां डॉक्टर अपनी मर्जी से ईपीआई या एनी चुन रहे थे, तो हो सकता है कि ज्यादा बीमार बच्चों को कोई एक खास दवा दी गई हो। हाँ, ये तो हो सकता है। प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग से रिसर्चर्स उन बच्चों को ढूंढकर जोड़ने की कोशिश करते हैं जिन्हें ईपीआई मिला और जिन्हें एनई मिला, लेकिन जो इलाज शुरू होने से पहले बाकी सभी जरूरी मामलों में, जैसे बीमारी की गंभीरता, लगभग एक जैसे थे। इससे दोनों दवाओं की तुलना ज्यादा फेयर हो जाती है, जैसे मानो उन्हें रैंडम तरीके से दवा दी गई हो। समझ गया। तो ये तुलना को निष्पक्ष बनाने का एक तरीका है। उन्होंने किन बच्चों पर फोकस किया और क्या नतीजे देखे? उन्होंने उन बच्चों को देखा जिन्हें सेप्टिक शॉक था, लेकिन पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, और जिनमें ईपीआई या एनी शुरुआती वैसोप्रेसर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उनका मेन आउटकम था मेक 30। मेक 30? ये क्या है? मेक 30 एक कंबाइंड आउटकम है, मेजर एडवर्स किडनी इवेंट्स विद इन 30 डेज। मोटा मोटा ये 30 दिनों के अंदर 3 बुरी घटनाओं में से किसी एक का होना मापता है: मौत, नई किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी डायलिसिस की जरूरत पड़ना, या किडनी फंक्शन में लगातार गंभीर कमी बने रहना। ठीक है। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि सेप्टिक शॉक में सिर्फ मौत ही नहीं, बल्कि किडनी जैसे जरूरी अंगों को होने वाला नुकसान भी एक बड़ी चिंता है। और मेक 30 के लिहाज से क्या नतीजा निकला? आईपीटीवी विश्लेषण, जो उनका मुख्य विश्लेषण था, उसके बाद ईपीआई और एनी ग्रुप्स के बीच मेक 30 में कोई सिग्निफिकेंट अंतर नहीं पाया गया। इसका मतलब है कि किडनी पर पड़ने वाले बुरे असर के मामले में दोनों दवाएं एक जैसी लग रही थीं। तो फिर चौंकाने वाली बात क्या थी? चौंकाने वाली बात थी मृत्यु दर के आंकड़ों में। जब उन्होंने प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग का इस्तेमाल करके सिर्फ मृत्यु दर का एनालिसिस किया, आईपीडब्ल्यू यहाँ काम नहीं कर सका क्योंकि एनी ग्रुप ने मौत 0 थी। तो उन्होंने पाया कि एपिनेफ्रीन ईपीआई ग्रुप में 30 दिन की मृत्यु दर नॉरएपिनेफ्रिन एनी ग्रुप की तुलना में काफी ज्यादा थी। ज्यादा थी ईपीआई में? कितनी? हाँ, ईपीआई ग्रुप में 3.7% थी, जबकि एनी ग्रुप में 0%। रिस्क डिफरेंस 3.7%। 0% मृत्यु दर एनी ग्रुप में? ये तो मतलब आंकड़ों के हिसाब से भी थोड़ा यकीन करना मुश्किल है, इतना बड़ा अंतर। हाँ, ये रेट्रोस्पेक्टिव डेटा है और शायद छोटे सैंपल पर हो,
लेकिन इतना बड़ा फर्क तो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और रिसर्चर्स खुद भी इस पर सावधानी बरतने को कहते हैं। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव सिंगल सेंटर स्टडी है। प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग के बावजूद हो सकता है कि कुछ ऐसे छुपे हुए फैक्टर्स हों जिनके कारण ईपीआई लेने वाले बच्चे ज्यादा बीमार थे और जिन्हें पूरी तरह से बैलेंस नहीं किया जा सका। अज्ञात कंफाउंडिंग। सही। रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल आरसीटी की जरूरत है। सही कहा। आरसीटी इसका पक्का जवाब दे पाएगा। क्या वयस्कों की तुलना में कोई और दिलचस्प बात इस स्टडी में सामने आई? हाँ, एक और बात ध्यान देने लायक है। वयस्कों में ईपीआई के साथ एक चिंता एरिथमिया का खतरा बढ़ना है। हाँ, वो हमने पहले डिस्कस किया था। जी, लेकिन इस बच्चों वाली स्टडी में किसी भी ग्रुप में न ईपीआई न एनी दवा की जरूरत वाली टैकी एरिथमिया, तेज अनियमित धड़कन की घटना नहीं देखी गई। ये इशारा करता है कि शायद बच्चे ईपीआई को वयस्कों की तुलना में अलग तरह से हैंडल करते हैं या मेटाबोलाइज करते हैं। तो जहां वयस्क डेटा एनी का मजबूती से समर्थन करता है, खासकर डोपामाइन के मुकाबले, वहीं बच्चों में ये उभरता हुआ डेटा, हालांकि शुरुआती, एनी पर ईपीआई को मृत्यु दर के लिहाज से बढ़त दिखा रहा है, भले ही किडनी के परिणाम समान हो। ये उन मौजूदा पीडियाट्रिक गाइडलाइंस को चुनौती देता है जो अक्सर ईपीआई को खासकर कोल्ड शॉक में प्राथमिकता देती है। निश्चित रूप से इसने पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर कम्युनिटी में काफी हलचल मचाई है और भविष्य की रिसर्च की दिशा बदल सकता है। जाहिर है, हर बच्चे का मूल्यांकन इंडिविजुअली करना होगा, उनके कार्डियक फंक्शन को देखना होगा, लेकिन पहले एजेंट के चुनाव पर अब और गहराई से सोचने की जरूरत है। चलिए अब वापस वयस्कों पर आते हैं और एक और आम क्लिनिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, दवाओं को बंद करना यानी वीनिंग। अक्सर सेप्टिक शॉक में मरीज एनी और वैसोप्रेसिन वीपी दोनों पर होते हैं। जब उनकी हालत सुधरने लगती है तो आईसीयू में एक बड़ा सवाल उठता है, पहले कौन सी दवा बंद करें, एनी या वीपी? इस पर तो काफी अलग अलग राय और प्रैक्टिस देखने को मिलती है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अक्सर बहस का मुद्दा रहा है। कुछ पुरानी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, खासकर नॉर्थ अमेरिका से, जहां वैसोप्रेसिन को अक्सर एक फिक्स्ड डोज पर चलाया जाता है और फिर अचानक बंद कर दिया जाता है, उन्होंने ये दिखाया कि पहले वीपी बंद करने से हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना, इसका खतरा ज्यादा होता है। अच्छा। लेकिन फिर एक बड़ा रैंडमाइज्ड ट्रायल आया, DOVS ट्रायल। उसमें दवाओं को एक तय प्रोटोकॉल के हिसाब से धीरे धीरे कम टाइट्रेट किया गया था। उसने उल्टा पाया कि पहले एनी बंद करने से ज्यादा हाइपोटेंशन हुआ। तो एकदम उल्टे नतीजे। इसने तो कंफ्यूजन और बढ़ा दिया होगा। क्या हाल के किसी अध्ययन ने इसे सुलझाने की कोशिश की है? हाँ, इसी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए मालमेन एट अल ने रिनोवा ट्रायल किया, जो ब्राजील में एक सिंगल सेंटर आरसीटी था। उन्होंने वयस्क सेप्टिक शॉक मरीजों को लिया जो एनी और वीपी दोनों पर थे और स्टेबल हो रहे थे। फिर उन्हें रैंडमली 2 ग्रुप्स में बांटा। एक में पहले एनी को बंद करने की कोशिश की गई जबकि वीपी चलता रहा, और दूसरे में पहले वीपी को बंद करने की कोशिश की गई जबकि एनी चलता रहा। उनका मेन मकसद ये देखना था कि किस ग्रुप में वीनिंग के दौरान हाइपोटेंशन ज्यादा होता है। और रिनोवा ट्रायल के नतीजे क्या रहे? क्या इससे स्थिति साफ हुई? रिनोवा ने पाया कि पहले एनई बंद करने वाले ग्रुप, जिसमें 43.6% को हाइपोटेंशन हुआ, और पहले वीपी बंद करने वाले ग्रुप, जिसमें 25.6% को हाइपोटेंशन हुआ, के बीच हाइपोटेंशन की घटनाओं में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर नहीं था। पी वैल्यू 0.153 थी। कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं, लेकिन आंकड़ों में तो फर्क दिख रहा है। 43.6% बनाम 25.6%। हाँ, न्यूमेरिकली देखें तो पहले एनई बंद करने पर हाइपोटेंशन ज्यादा हुआ, जो डोव्स ट्रायल के नतीजों जैसा है। लेकिन ये अंतर इतना बड़ा नहीं था कि इसे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट माना जा सके, मतलब ये संयोग से भी हो सकता था। तो रिनोवा का मुख्य निष्कर्ष ये था कि वीनिंग के क्रम से हाइपोटेंशन के जोखिम में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा, इसमें और क्या है? सबसे जरूरी बात शायद ये है कि रिनोवा ट्रायल में वैसोप्रेसिन को ज्यादातर मरीजों में कैसे बंद किया गया। उसे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की तरह अचानक बंद नहीं किया गया, बल्कि धीरे धीरे टाइट्रेट करके, यानी डोज को स्टेप्स में कम करके बंद किया गया। और इसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट हॉक एनालिसिस भी किया। सिर्फ 3 मरीज जिन्होंने वीपी अचानक बंद किया था, इस बेहद छोटे ग्रुप में उन्होंने पाया कि वीपी को अचानक बंद करने पर हाइपोटेंशन का खतरा बहुत ज्यादा होने की टेंडेंसी थी।
उन 3 में से 2 को हुआ, यानी 66.7%, जबकि जिन्हें टाइट्रेट करके बंद किया गया था उनमें ये सिर्फ 22.2% था। अच्छा, सिर्फ 3 मरीज, पर इशारा तो मिलता है। हाँ, हालांकि ये सिर्फ 3 मरीजों का डेटा है, लेकिन ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि शायद असली मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी दवा पहले बंद की जाए, बल्कि ये है कि वैसोप्रेसिन को कैसे बंद किया जाए। तो आप कह रही हैं कि वैसोप्रेसिन को धीरे धीरे कम करना ज्यादा सेफ हो सकता है बजाय अचानक बंद करने के। ऐसा लगता है। रिनोवा के नतीजे डोवियस ट्रायल के साथ मिलकर यही सुझाव देते हैं। अगर आप वैसोप्रेसिन को धीरे धीरे टाइट्रेट करते हैं तो शायद पहले NEVP बंद करने से हाइपोटेंशन के रिस्क पर उतना फर्क न पड़े, लेकिन वैसोप्रेसिन को एकदम से बंद कर देना शायद हाइपोटेंशन का खतरा बढ़ाता है। और यहीं पे नर्सिंग स्टाफ का रोल बहुत अहम हो जाता है। दवाओं को प्रोटोकॉल के हिसाब से सावधानी से धीरे धीरे टाइट्रेट करना, मरीज के ब्लड प्रेशर और दूसरे वाइटल्स की क्लोज मॉनिटरिंग रखना, ताकि कोई भी गिरावट जल्दी पकड़ी जा सके और संभाली जा सके। कुशल नर्सिंग केयर इस पूरी प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। अच्छा, क्या इस क्षणिक हाइपोटेंशन जो वीनी के दौरान होता है, उसका मरीजों के बड़े आउटकम्स जैसे मृत्यु दर या अस्पताल में रहने की अवधि पर कोई असर देखा गया? ये भी एक जरूरी सवाल है। रिनोवा ट्रायल में और डोव्स ट्रायल व ज्यादातर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में भी वीनिंग के क्रम, पहले NAV या VP या वीनिंग के दौरान होने वाले इस हाइपोटेंशन का मृत्यु दर, अस्पताल या ICU में रहने की कुल अवधि, एरिथमिया होने या बाद में हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ने जैसे जो मेजर आउटकम्स हैं, उन पर कोई सिग्निफिकेंट अंतर नहीं पाया गया। ठीक है, तो हमने काफी जानकारी खंगाल दी है। चलिए इसे समेटते हैं। आज के दिन सेप्टिक शॉक का इलाज करे एक व्यस्त क्लिनिशियन के लिए इन स्टडी से निकले मुख्य संदेश क्या है, टेक अवे क्या है? ठीक है, संक्षेप में कहें तो मोटा मोटा 4 बातें हैं। पहला, वयस्कों में शुरुआत। सबूत नॉरएपिनेफ्रिन NE को पहली पसंद के वासोप्रेसर के रूप में मजबूती से सपोर्ट करते हैं। ये डोपामाइन की तुलना में मृत्यु दर 28 दिन कम करने और एरिथमिया का खतरा काफी कम करने में साफ तौर पर बेहतर है। दूसरे एजेंट्स EPI, VP की तुलना में सबूत कम पक्के हैं, लेकिन ओवरऑल सेफ्टी प्रोफाइल और ICU स्टे में संभावित कमी जैसे फैक्टर NE के पक्ष में जाते हैं। ओके, NE फर्स्ट फॉर एडल्ट्स। दूसरा, बच्चों में शुरुआत। यहाँ तस्वीर बदल रही है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हालिया रेट्रोस्पेक्टिव डेटा आइजनबर्ग वाला एक संभावित चिंता दिखाता है कि एपिनेफ्रिन एपी शायद NE की तुलना में ज्यादा मृत्यु दर से जुड़ा हो सकता है, भले ही किडनी के नतीजे समान हों। ये उन ट्रेडिशनल गाइडलाइंस को चैलेंज करता है जो अक्सर AP का फेवर करते हैं। हालांकि हमें पक्के तौर पर प्रोस्पेक्टिव RCT की जरूरत है। तब तक डॉक्टर्स को इस उभरते सबूत के बारे में पता होना चाहिए और हर बच्चे का व्यक्तिगत मूल्यांकन, खासकर कार्डियक फंक्शन का, जरूरी बना रहता है। बच्चों में NE शायद बेहतर, नीड मोर डेटा। तीसरा, वयस्कों में विनिंग NE+VP। जब मरीज NE और VP दोनों पर है और स्टेबल हो रहा है, तो रिनोवा ट्रायल के अनुसार शायद ये उतना मायने नहीं रखता कि आप पहले NE बंद करते हैं या VP, बशर्ते आप वैसोप्रेसिन को धीरे धीरे टाइट्रेट करके बंद करें। वैसोप्रेसिन को अचानक बंद करने से बचना बेहतर हो सकता है, क्योंकि इससे हाइपोटेंशन का खतरा बढ़ सकता है। वीनिंग के क्रम का बड़े क्लिनिकल आउटकम्स पर अभी तक कोई साफ असर नहीं देखा गया है। वीनिंग में कैसे ज्यादा जरूरी है, कौन से, टाइट्रेट VP? और चौथा, नर्सिंग की भूमिका। इन दवाओं का सेफ और इफेक्टिव इस्तेमाल, चाहे वो शुरुआत हो या वीनिंग, कुशल नर्सिंग केयर पर बहुत निर्भर करता है। इसमें सही दवा देना, लगातार मॉनिटरिंग, प्रोटोकॉल फॉलो करना और मरीज की हालत में बदलाव पर तुरंत एक्शन लेना शामिल है। बहुत बढ़िया सारांश। तो जहां वयस्कों के लिए NE का स्थान काफी पक्का है, वहीं बच्चों के लिए विकल्प पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ रही है। और वीनिंग की बहस हमें याद दिलाती है कि सिर्फ कौन सी दवा नहीं, बल्कि उसे कैसे इस्तेमाल और बंद किया जाता है, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ जाती हूँ जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। बच्चों में NE के पक्ष में मृत्यु दर के जो ये शुरुआती संकेत मिले हैं और EPI से साफ फायदे की कमी, क्या इसका मतलब है कि भविष्य के पीडियाट्रिक ट्रायल्स का फोकस अब ये साबित करने पर होना चाहिए कि EPI NE से कमतर नहीं है? नॉन इन्फीरियरिटी,
बजाय इसके कि ईपीआई बेहतर है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। और शायद हमें उन खास बच्चों के सब ग्रुप्स को पहचानने पर फोकस करना चाहिए जो ईपीआई के मजबूत आइनोट्रोपिक इफेक्ट से सच में फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि वो जिनमें कार्डियक डिस्फंक्शन पक्का हो चुका है। और वीनिंग के बारे में कोई अंतिम विचार? वीनिंग के लिए सवाल ये उठता है कि क्या ये जो क्षणिक हाइपोटेंशन हम देखते हैं, भले ही वो तत्काल मृत्यु दर को प्रभावित न करे, क्या उसका लंबे समय में अंगों की रिकवरी पर कोई छुपा हुआ असर पड़ता है? हो सकता है हमें ऐसे स्टडीज की जरूरत है जो सिर्फ आईसीयू स्टे या 30 दिन की मृत्यु दर से आगे देखें और महीनों बाद के नतीजों जैसे जीवन की क्वालिटी या अंगों के फंक्शन पर ध्यान दें। तत्काल स्थिरता से परे देखना जरूरी हो सकता है। निश्चित रूप से ये भविष्य के शोध के लिए महत्वपूर्ण दिशाएं हैं। इस गहन और व्यावहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इससे अपने क्लिनिकल फैसलों में मदद मिलेगी।